वेलकम टू हंसवाहिनी क्लासेस। बच्चों, आज की हमारी क्लास है 7th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, और ये बिहार टेक्स्ट बुक का सीरीज है जो बीपीएससी TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से 7th क्लास की हिस्ट्री। कहाँ, कब और कैसे। कक्षा 6 में हमने हर्षवर्धन के शासनकाल तक पढ़ा है और अब हम हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद के समय को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के पहले के भारत और बाद के भारत में कौन कौन से परिवर्तन आए। समय के साथ साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाएं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। समय के साथ व्यक्तियों के खान पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। आप अपने ही देश के किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां के खान पान, पहनावा आदि में अंतर देखने को मिलेगा। जब आपको भी उनके साथ कुछ दिनों तक रहने का मौका मिलेगा तो संभव है कि आपकी जीवन शैली में भी परिवर्तन दिखने लगे। अगर आप कहीं दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां के भी रीति रिवाज से आप प्रभावित होते हैं और आपके भी लाइफ स्टाइल में कुछ परिवर्तन आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे की चर्चा हम मोटे तौर पर 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी, 8वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 1000 वर्ष में होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह नाम 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ। जैसा कि हमने पहले देखा है कैसे इंडिया नाम पड़ता है और कैसे हम भारत नाम से जानते हैं अपने देश को। तो अब हमें पढ़ना है कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। हिंदुस्तान, तो आपको ये याद रखना है कि 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की जब स्थापना हुई तो उन्होंने भारत को नाम हिंदुस्तान दिया। ठीक है, वो कैसे हिंदुस्तान, भारत से कैसे हिंदुस्तान बना, तो ये देखना है। उस समय हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उस क्षेत्रों पर अधिक आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थे। लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय में हुआ। औरंगजेब के समय में मुगल वंश का जो क्या था, सबसे ज्यादा अधिक विस्तार मुगल वंश के औरंगजेब के समय में था और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसी प्रकार हमारा राज्य बिहार के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का, चूंकि यहाँ बिहार के बारे में इसलिए बताया गया है क्योंकि ये बिहार का टेक्स्ट बुक है, इसलिए यहाँ पे बिहार के संदर्भ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक्स्ट्रा NCERT के हिसाब से इसमें बिहार के संदर्भ में ज्यादा बताया गया है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने किया। बिहार नाम इन्होंने ही बिहार को दिया है, मिन्हाज-ए-सिराज ने। बौद्ध बिहारों की इस भूमि को अर्ज-ए-बिहार का नाम दिया और मुगल काल में अकबर ने इसे प्रांत के रूप में गठित किया। अकबर ने बिहार को प्रांत के रूप में गठित किया है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बिहार को कौन से मुगल शासक ने गठित किया है, तो उसका अकबर आंसर होगा। मानचित्र 2 में करीब 700 सालों के बाद 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औरंगजेब के विशाल साम्राज्य दिखाता है। इसके भी प्रमुख राज्य की सूची बनाएं। यह है, इसमें दिया हुआ है। औरंगजेब के अधीन जो मुगल साम्राज्य था उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है ये सारा। चलिए हम आगे देखते हैं। मानव जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांत पर आविष्कृत विभिन्न कल्प
पुर्जों और मशीनों का व्यवहारिक प्रयोग खेती, कल कारखाना आदि प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये प्रौद्योगिकी के बारे में लिखा हुआ कि प्रौद्योगिकी क्या है। मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। कृषि के साथ साथ छोटे स्तर पर भी अन्य आर्थिक गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। इनसे वाणिज्य, व्यापार और शहरी जीवन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप नगरों के विकास एवं उसकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। लोगों के रहन सहन और विचारधारा में परिवर्तन के कारण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहे थे। आइए एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तनों पर एक नजर डालें। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही खेती लोगों की आय का प्रमुख साधन रहा है। पहले खेती की कोड़ाई के लिए कुदाल या फावड़ा का इस्तेमाल होता था। बाद में हल का इस्तेमाल होने लगा। खेतों की सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने के कई साधन थे। वर्षा के जल को भी तालाब और कुंडों में इकट्ठा कर सिंचाई की जाती थी। कुओं से भी सिंचाई होती थी। कुओं से पानी को बाहर निकालने के लिए कई तकनीक यंत्र प्रचलित थे। पानी को बाहर निकालने के लिए घट या घाटी यंत्र का इस्तेमाल प्राचीन समय से ही होता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि कुओं से पानी निकालने के लिए प्राचीन समय में किस यंत्र का उपयोग होता था, तो घट और घाटी यंत्र का प्रयोग होता था। बाद में रहट का इस्तेमाल होने लगा। रहट में जंजीर लगी होती थी जो पानी को गहराई से निकाल पाना संभव बनाती थी। ये रहट के बारे में भी पूछता है कि रहट किस चीज के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो रहट एक ऐसा यंत्र था जिसको पानी गहराई से पानी निकालने में उपयोग किया जाता था। इसमें जानवर को बांध के और पानी खींचा जाता था रहट में। वही दांतेदार पहिए इसे पशु शक्ति के उपयोग और जंजीर की गति को ठीक तरह से नियंत्रित करने में सक्षम बनाते हैं। आज से 3-4 दशक पहले तक कई गांव में कहीं कहीं सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग प्रचलन में था। प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में धागे की कताई के लिए केवल हाथ से चलाने वाले पहिए और तकली का प्रयोग होता था। बाद में 13वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में चरखे का प्रयोग होने लगा। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि चरखे का प्रयोग कौन सी शताब्दी के आसपास हुआ, कौन सी शताब्दी में हुआ। तो 13वीं शताब्दी में चरखे का प्रयोग होने लगा था। दुनिया की कमाल धुनकी भी संभवतः इसी समय भारत में आई। जहां तकली से सूत काटने में बहुत समय लगता था, वहीं चरखे से सूत काटने की गति काफी बढ़ गई। जैसे जैसे चरखे और धुनकी का प्रसार होता गया, सूती कपड़े की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि हुई। चूंकि काम तेजी से होगा तो उस कपड़े की जो गुणवत्ता है और उत्पादन है तो उसमें ऑब्वियसली वृद्धि होगी। जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि लेखन के क्षेत्र में हमारे देश के लोग तार के पत्तों का अधिकतर प्रयोग करते थे, परंतु मध्य युग में तुर्कों के आगमन के साथ लेखन में कागज का उपयोग व्यापक उपयोग होने लगा। सबसे पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। अपने देश में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से शुरू हुआ। तो 13वीं शताब्दी के आसपास भारत में कागज का प्रयोग शुरू हुआ। इससे ज्ञान और शिक्षा के प्रसार में काफी वृद्धि हुई। व्यापारिक लेन देन में भी काफी सुविधा हुई। उस काल की रचनाएं आज भी पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित है। 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाजों पर चुंबकीय कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग हुआ। इस नवीन आविष्कार का समुद्री व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और समुद्र में यात्रा करने में सुविधा हुई। दूसरा प्रमुख आविष्कार था समय सूचक उपकरणों का प्रयोग। 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद में एक मीनार पर अनेक
नक्षत्र घड़ियां, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाई थी, जिससे समय की सही सूचना दी जाती थी। फिरोज शाह ने फिरोजाबाद में एक मीनार पर नक्षत्र घड़ियां और एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी लगवाई थी, सुल्तान फिरोज शाह ने। ठीक है। युद्ध के क्षेत्र में घुड़सवार सैनिक की सुविधा के लिए दो महत्वपूर्ण आविष्कार इसी समय में हुआ। पहला आविष्कार था लोहे की रकाब, जिसे सैनिकों को घोड़े पर जमकर बैठने में सुविधा प्राप्त हुई। इसके उपयोग से युद्ध क्षेत्र में आक्रमण का तरीका और अधिक कारगर हो गया। दूसरा आविष्कार था लोहे की नाल, जो घोड़े के खुर में लगाई जाती थी। नाल लगाने के दो लाभ थे। पहला, इससे नरम जमीन पर घोड़े के पैर को अच्छी पकड़ प्राप्त होती थी, और दूसरा, खुरदुरे कठोर धरातल पर खुर सुरक्षित रहते थे। भारत में इन दोनों आविष्कार का प्रचलन 9वीं शताब्दी के बाद से हुआ, जिसके फलस्वरूप युद्ध नीति में काफी परिवर्तन हुए, परंतु इसका व्यापक प्रयोग तुर्कों के आगमन के बाद ही संभव हुआ। नई प्रौद्योगिकी एवं विचारधारा लाने में भारत के बाहर से आए लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन समय से ही इस उपमहाद्वीप के लोग व्यापार करने दूसरे देशों में जाते थे। ठीक इसी प्रकार इस देश से भी लोग व्यापार करने भारत आते थे। ऐसे ही एक व्यापारियों का समूह अरब प्रायद्वीप से भारत के पश्चिमी तट से होकर भारत आया। धीरे धीरे इसमें से कुछ व्यापारियों ने यहाँ रहना प्रारंभ किया। अरब लोगों ने 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना शासन भी स्थापित किया। इन्हीं अरबों के साथ भारत में नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ। अरबों के साथ भारत में इस्लाम धर्म का आगमन होता है। इससे पहले यहाँ पे इस्लाम धर्म को नहीं जानते थे लोग। इस्लाम धर्म में लोग यह मानते हैं कि एक ही ईश्वर है, अल्लाह, यानी ये यहाँ पे एक ही ईश्वर की मान्यता है। हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। मुसलमान का जो धर्म ग्रंथ है उसे कुरान शरीफ कहते हैं। हमें अब आगे में देखना है। अरब लोग अपने साथ यहाँ की रीति रिवाज, पहनावा और पकवान भी लाए। इनके पकवान में पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी आदि प्रमुख है। कालांतर में ऐसे ही नए प्रभाव तुर्क, अफगान और मुगल भारत में लेकर आए। अरबों का प्रभाव भारत के सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों तक सीमित रहा। इस संपर्क से ज्ञान, विज्ञान और वैचारिक स्तर पर सीमित आदान प्रदान हुआ। कालांतर में तुर्क, अफगान, ईरानी और मुगलों ने इस देश में प्रवेश किया और भारत में अस्थायी राज्य की स्थापना की। इसके आने से सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में ज्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े। इनसे हमारी भाषा, रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज आदि प्रभावित हुए और उनमें एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ। इसे ही गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से आप आगे पढ़ेंगे। गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं जो भारत में अरब आए और उनकी जो परंपरा है और हमारी जो परंपरा है वो जब आदान प्रदान हुआ तो इसी को हम गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। ठीक है। प्रसिद्ध विद्वान और सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए अरब के एक कवि अबू जियल सिंधी के एक अरबी गीत का उदाहरण दिया है, जिसमें वह भारत की दिल खोलकर प्रशंसा करते हैं। मेरे मित्रों ने नहीं माना और ऐसी अवस्था में यह बात ठीक नहीं थी। ये उनकी प्रशंसा का एक दिया हुआ है।
जब भारत और युद्ध में भारत के तीर की प्रशंसा हो रही थी। अपने प्राणों की सौगंध यह वह भूमि है, जब इसमें पानी बरसता है तब उससे उन लोगों के लिए दूध, मोती और लाल उगते हैं जो श्रृंगार से रहित हैं। ये कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा था कि जब भारत में पानी बरसता है तो उनके लिए दूध, मोती और लाल उगते हैं। तो ये सुलेमान नदवी ने इसका उदाहरण दिया है, जो अबू जियल सिंधी के द्वारा एक अरबी गीत है। इसमें हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसकी मुख्य चीज़ों में कस्तूरी, कपूर, अंबर, अगर और अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ उन लोगों के लिए है जो मैले हैं, और भांति भांति के इत्र, जायफल, संबुल, हाथीदांत, सौगान की लकड़ी और चंदन है। और यहाँ के बब्बर, शेर, चीते, हाथी और हाथी के बच्चे होते हैं। यहाँ के पक्षियों में कुलंग, तोते, मोर और कबूतर है। वृक्षों में यहाँ नारियल, आबनूस और काली मिर्च के पेड़ हैं। और हथियार में तलवार हैं जिनको कभी सिकली की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ऐसे भाले हैं जो हिले तो उनसे सेना हिल जाए। तो क्या मूर्ख के सिवा कोई और भी ऐसा है जो भारत के इन गुणों को अस्वीकार कर सकता है? इस समय स्थानीय धर्म में भी काफी बदलाव आया। इस देश के बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत सारे देवी देवता की पूजा करते हैं। इन्हें कई तरीकों से पूजते हैं। कभी कभी अग्निकुंड में होम हवन भी करते थे, जिसे यज्ञ कहा जाता था। मध्य युग में हिंदू धर्म में भी कई बदलाव देखने को मिले। यूं तो भारत में हर जगह हिंदू धर्म मानने वाले लोग प्रायः शिव, विष्णु, राम और कृष्ण जैसे देवता को मानते हैं, लेकिन इस काल में तांत्रिक विचारधारा शैव मंत्र की एक शाखा के रूप में उभरा। इसे कपाल, खोपड़ी धारण करना तथा कपाल में ही भोजन ग्रहण करना सामान्य है। भक्ति संतों के वैसे दोहे पर चर्चा करें जो अपनी हिंदी पुस्तक में पढ़ा है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने की अलग अलग तरीके या पद्धति संप्रदाय कहलाती हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। अपनी उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। इसमें कृष्ण की रासलीला का बड़ा महत्व है। गुप्त काल में मातृ देवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्री काली आदि अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। 7वीं शताब्दी से इस उपासना में तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत ध्यान, योग, पूजा तथा चर्या अनेक प्रकार के आचरण की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस काल में समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिर के निर्माण में रुचि बढ़ने लगी। दक्षिण भारत के चोल शासक अपने भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में ही भारत में इस विचारधारा के कई संत हुए जिनका नाम हम लोग आज भी सुनते हैं। कबीर, रैदास, नानक, रामानंद आदि प्रसिद्ध संत कवि थे। इनके दोहे आज भी आप आम आदमी द्वारा सुनते होंगे और हिंदी की पुस्तकों में पढ़ते होंगे। इन लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास किया कि बिना किसी कर्मकांड, बाह्य दिखावा के प्रेम, भाईचारा एवं भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। इन संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, धन दौलत व पद सब त्याग कर गरीबों और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय।
अभी आपने देखा कि मध्यकाल में जीवन के विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। इन परिवर्तनों ने लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई समुदाय अस्तित्व में आए। इसी काल में राजपूतों ने भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पदार्पण किया। राजपूत कौन थे और कहां से आए, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते हैं। एक अन्य समुदाय कवि और चारण का था जो राजाओं के पराक्रम, उनकी दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करता था। इस काल में जो जन्म लेने वाली अनेक जातियां सामाजिक क्षेत्र में अब भी सक्रिय हैं। राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखने पढ़ने का कार्य करने वाली कायस्थ जाति भी इसी काल में प्रकाश में आई। इसके अलावे सिख, जाट आदि समुदाय भी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हुए। इस समय बिहार में बहुत से जनजाति समूहों का उदय हुआ, जिसमें चेरे राजवंश प्रमुख था। चेरों ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। चेरों लगभग 300 वर्ष तक इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में बने रहे। चैनपुर, शाहाबाद जिला पर बाघमल नामक चेरे सरदार का कब्जा था, जिसके 2 बेटे चंड एवं मुंड इस क्षेत्र के चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिर की लोक कथाओं से जुड़े हैं। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। जंगल काटे जा रहे थे। जंगलों में रहने वाले वनवासियों को जंगल छोड़ना पड़ रहा था। कुछ वनवासी जंगलों को खेती योग्य भूमि बनाने में जुट गए। वे किसान बन गए। धीरे धीरे उनके जीवन में जटिलता आने लगी। किसानों का ये नया समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। किसान के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगा। उनके बीच ऊंच नीच की भावना पनपने लगी। वे जातियों एवं उपजातियों में विभाजित होने लगे। ये जातियां स्वयं अपना नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिससे इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ऐतिहासिक स्रोत, इतिहास जानने के साधन। इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और इन काम में विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। ऐसे सभी साधन स्रोत कहलाते हैं। पिछली कक्षा में भी आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में एक समझ विकसित की थी। इन स्रोतों में लिखित रचनाएं अथवा पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्के, भावनाशेष, चित्र इत्यादि शामिल हैं। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में इन स्रोतों की संख्या में वृद्धि हुई और इसमें विविधता भी आई, किंतु प्रधानता लिखित सामग्री की ही रही। जैसे कि आप जान चुके हैं कि 13वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रचलन व्यापक ढंग से होने लगा था। इस काल में लिखी गई पांडुलिपियां एक प्रशासन संबंधी अन्य प्रपत्र अभिलेखगारों एवं पुस्तकालय में सुरक्षित है। अभिलेखगार क्या होता है? तो अभिलेखगार है ऐसे स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखगार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। उसे ही अभिलेखगार कहते हैं। इंग्लिश में इसको आर्काइव कहा जाता है। इस काल की अनेक घटनाओं की जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेख प्रायः पत्थरों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर लिखे गए थे। हमारे देश के बहुत सारे मंदिर, मस्जिद और गांवों में अभिलेख आज भी हैं। इस काल के स्रोतों में पांडुलिपियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे तत्कालीन इतिहास को जानने में मदद मिलती है। पांडुलिपियां हस्तलिखित सामग्री है। जैसे कि आप जानते हैं कि आरंभ में तारपत्रों और भोजपत्रों पर यह लिखी जाती थी, बाद में कागज पर लिखी जाने लगी। धीरे धीरे कागज सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। इस युग में आप पाते हैं कि प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। ये पांडुलिपियां अनेक भाषाओं में हैं, जिसका हम आज इस्तेमाल करते हैं। फरमान राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते थे।
फरमान क्या है? तो फरमान राजा द्वारा आदेश निर्गत पत्र हैं। अधिकतर ऐसे आदेश पत्र भूमि अनुदान से संबंधित थे। प्रस्तुत फरमान जो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है, शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था, जिसमें स्पष्ट आदेश है कि उस क्षेत्र की समस्त कृषि योग्य अन्य भूमि एवं उससे प्राप्त राजस्व और अन्य उत्पादों पर शेख फैजुल्लाह के कुल वंश का नियंत्रण होगा और उसकी मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारियों का होगा। इस प्रमाण में जागीरों को अनुवांशिक बनाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। उन दिनों छापेखाने नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीश या पांडुलिपियों की प्रतिकीर्ति नकल तैयार करते थे। क्वेश्चन बनता है कि लिपिक या नकल नवीश क्या थे? तो वो पांडुलिपियों की जो प्रतिकृति तैयार करते थे उनको नकल नवीश कहा जाता है। कालांतर में प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनाई गई जो तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से काफी भिन्न होने लगी। आधुनिक पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने एवं समझने के प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। इसमें अरबी तथा फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान संबंधित ऐसी पुस्तकें हैं जिसे मध्ययुगीन इतिहास और संस्कृति के बारे में मौलिक जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। उस समय कई पुस्तकें सचित्र होती थी। ये चित्र अक्सर किताब के पूरे पन्ने पर छोटे छोटे चित्रों के रूप में सजे होते थे। इस लघु चित्रों को मिनिएचर कहा जाता था। क्वेश्चन बनता है कि मिनिएचर क्या है? तो मिनिएचर पुस्तकों पर बने होते थे और वो बहुत छोटे होते थे और छोटे होने की वजह से उनको मिनिएचर कहा जाता था। और आपको ये याद रखना है कि मिनिएचर पुस्तकों पर ही बनाए जाते थे। लघु चित्रों को मुगल दरबार एवं उत्तर और दक्षिण भारत के राजपूत राजाओं के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान मिला। इन चित्रों में अधिकतर शाही दरबार, शिकार और लड़ाई के मैदान का चित्रण होता था। इस काल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई। कल्हन की रजत तरंगिणी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि रजत तरंगिणी की रचना कल्हन ने की है। तो क्या कल्हन की रजत तरंगिणी इस काल की पहली ऐतिहासिक रचना है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। रजत तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का हमें वर्णन प्राप्त होता है। अलबरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद उस समय के समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर विस्तृत एवं प्रमाणिक जानकारी मिलती है। अलबरूनी की पुस्तक कौन है? तहकीक ए हिंद, जिसे तारीख उल हिंद के भी नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिन्हाज उस सिराज, ये इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है कि इसने बिहार, सबसे पहले बिहार नाम इसने ही दिया था अपनी एक पुस्तक में। मिन्हाज उल सिराज की जो रचना है उसको कहते हैं तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी पुस्तक मिन्हाज उल सिराज की है, जो जिसमें क्या है, मोहम्मद गौरी एवं गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा है। आपको इसमें 3 बात याद रखना है। पहला कि तबकात ए नासरी जो रचना है वो किसकी है? तो मिन्हाज उल सिराज की। और इसमें क्या है, मोहम्मद गौरी एवं गुलाम वंश की इसमें चर्चा है। और तीसरी कि इस पुस्तक की रचना मिन्हाज उल सिराज ने की है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक है उसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। और इसमें तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाओं, शासन प्रबंधन एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन है। ये सभी लाइन इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल के अकबरनामा में अकबर के शासन का प्रशासन एवं राजनीतिक का चित्रण है। अकबर के जो दरबार में अबुल फजल थे उनकी जो रचना है वो अकबरनामा है। उसमें अकबर के शासनकाल के समय का प्रशासन और राजनीतिक चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त और भी कई पुस्तक इस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं।
नामा, नामा का क्या अर्थ है? नामा शब्द सामान्यतः उन ऐतिहासिक रचनाओं के शीर्ष में शामिल हैं जो मुगल कालीन दरबारी संरक्षण में लिखी गई। इस परंपरा का आरंभ अकबर के समय अबुल फजल के अकबरनामा से होता है। संस्मरण क्या है? किसी व्यक्ति के जीवन की उस बातों का वर्णन है जो उसे याद रहती हैं, यानी ऑटोबायोग्राफी। स्मरण को आप समझ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी। अब वह अपनी रुचि और घटना के महत्व के अनुसार उसे प्रस्तुत करता है। भारत के संदर्भ में मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, वो कौन सी भाषा में लिखी है ये, और फिर तुजुक ए बाबरी किसने लिखी है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है और इसका फारसी में अनुवाद है, उसका क्या नाम है। तो इसका फारसी में अनुवाद है, उसका नाम है बाबरनामा। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी हुई है और बाबरनामा फारसी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है। उसने अपने लड़कपन की घटना, लड़ाइयों, यहाँ के महत्वपूर्ण शासक और उनके आपसी संबंध, यहाँ के लोगों का रहन सहन, जलवायु, भूगोल आदि के संबंध में सजीव चित्रण किया है। उसने अपने पिता उमर शेख मिर्जा का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। वे कद में छोटे थे, उनकी दाढ़ी गोल और चेहरा मांसल था और वे मोटे थे। उनका चोगा इतना तंग हो रहता था कि डोरी बांधने के लिए उन्हें अपना पेट अंदर पिचकाना पड़ता था। अगर वे पेट को ढीला छोड़ देते तो अक्सर चोंगे के बंद टूट जाते। वे पहनावे और बोली दोनों हितों में रूखे थे। यात्रियों के वृत्तांत भी इस काल के इतिहास के अध्ययन में सहायक है। इसमें सबसे प्रसिद्ध रचना अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता का वृत्तांत है, जिसे रिहला कहा जाता है। इब्ने बतूता की जो यात्रा वृत्तांत है उसको हम रिहला कहते हैं। इब्ने बतूता मराकश, मोरक्को का निवासी था। यह भी क्वेश्चन बनता है कि इब्ने बतूता कहाँ से आया था। विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तृत रूप से हमें इकाई 3 में पढ़ना है। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हिंदुस्तान आया और लगभग 14 वर्षों तक रहा। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि इब्ने बतूता कितने साल भारत रहा, तो 14 वर्षों तक रहा है और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसका इस स्लाइड का आपको हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और वो मोरक्को का था। इस अवधि के दरमियान उसने यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश डाला है। सिक्कों के माध्यम से भी शासकों के तिथि क्रम को समझने में सहायता मिलती है। ये सिक्के सोना, चांदी, तांबा आदि के बने होते थे। इन सिक्कों से शासकों के राज्यारोहण, साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी शासकों के साथ संबंध एवं उसके आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलता है। तुगलक शासकों, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं। अपने राज्य में सासाराम के शासक शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए। इसे आप आज भी संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। सिक्के को अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेस्मेटिक्स। इस काल के शासकों के शासन काल में निर्मित अनेक भव्य मंदिर, मस्जिद, मकबरों एवं किलों से इस काल की धार्मिक जीवन तथा आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला की जानकारी मिलती है। इनमें से कई इमारतों जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, खजुराहो के मंदिर को आप आज भी देख सकते हैं। मध्यकाल में बिहार में निर्मित मंदिर में पटना में 18 मील की दूरी पर वेंकटपुर का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मानसिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी, प्रसिद्ध है। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मानसिंह को ही प्राप्त है। तो राजा मानसिंह ने ये सारे मंदिर बनवाए हैं, वेंकटपुर का शिव मंदिर और रोहतासगढ़ का हरिश्चंद्र मंदिर। इतिहासकार की भूमिका।
जरा सोचिए, इतिहास लेखन में इतिहासकार इन स्रोतों की मदद कैसे लेते हैं। इतिहासकार इन स्रोतों की मदद से बिना किसी भेदभाव के एक क्रमिक एवं सर्वमान्य समझ बनाने की कोशिश करते हैं। बीते हुए समय के बारे में कभी कभी इतिहासकार को विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब किसी एक ही व्यक्ति या घटना के संदर्भ में अलग अलग मत रहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सन 1328 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद तुगलक ने एक आदेश जारी किया। उसने दिल्ली के निवासी को आदेश दिया कि वे दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलताबाद जाकर बसे। उस समय के दो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और एसामी ने सुल्तान के राजधानी परिवर्तन की घटना को अपनी अपनी किताबों में लिखा है। ये दोनों के मत अलग अलग भी हैं। तो आगे हम देखते हैं जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में लिखा कि एक योजना सुल्तान के दिल में आई कि दौलताबाद को राजधानी बनाई जाए। यह इसलिए क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में है। दिल्ली, गुजरात, लखनौती, तिलंग, मावर, द्वार समुद्र तथा काम्पिल्ले इस शहर से लगभग समान दूरी पर स्थित है। इस विषय में उसने किसी से परामर्श नहीं किया। उसने आदेश दिया कि उसकी अपनी मां और राज्य के सारे बड़े अधिकारी व सेनापति अपने सहायक और विश्वास पात्रों के साथ दौलताबाद की ओर चले। दरबार में हाथी, घोड़े, खजाना तथा बहुमूल्य वस्तुएं दौलताबाद भेजी जाए। इसके पश्चात सूफी संत व आलिमों, इस्लाम ग्रंथ के अध्ययन करने वाले तथा दिल्ली के प्रतिष्ठित व प्रसिद्ध लोग दौलताबाद बुलाए गए। जो लोग दौलताबाद गए उन्हें सुल्तान ने खूब सारा धन इनाम में दिया। एक साल बाद सुल्तान दिल्ली लौटा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली तथा आसपास के कस्बे के निवासियों को काफिले में दौलताबाद भेजा जाए। दिल्ली वालों के घर उससे मोल लिए जाएं। इन घरों की कीमत खजाने से दौलताबाद जाने वाले को दे दी जाए ताकि वह वहां जाकर अपने लिए घर बनवा ले। शाही आदेशानुसार दिल्ली तथा आसपास के निवासी दौलताबाद की ओर भेज दिए गए। दिल्ली शहर इस प्रकार खाली हो गया। कुछ दिनों तक दिल्ली के सारे दरवाजे बंद रहे। शहर में कुत्ते बिल्ली तक न रह पाए। दिल्ली के निवासी जो वर्षों तक रहते चले आ रहे थे, लंबी यात्रा के कष्ट से रास्ते में ही मर गए। बहुत से लोग की दौलताबाद पहुंचने पर मातृभूमि से बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर सके। वे वापस होने की इच्छा में ही मर गए। यद्यपि सुल्तान ने दिल्ली से जाने वाली प्रजा को अत्यधिक इनाम दिया, वे प्रदेश के कष्टों को सहन न कर सके। इसके बाद दूसरे प्रदेशों से आलिमों, सूफियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लाकर दिल्ली में बसाया, मगर इस प्रकार लोगों के लाने से दिल्ली आबाद न हो सकी। लगभग 5 से 6 साल बाद सुल्तान ने आदेश दिया कि जो भी दिल्ली लौटना चाहते हैं वह दिल्ली लौट सकता है। कुछ लोग लौट गए, मगर बहुत से परिवार दौलताबाद में ही बस गए। ये तो जियाउद्दीन बर्नी का था लिखा हुआ। और हम अब एसामी के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या लिखा। एसामी ने अपनी किताब फुतुह उस सलातीन में लिखा, सुल्तान को दिल्ली वाले पर संदेह था और वह उसके लिए मन में विष छिपाए रहता था। उसने गुप्त रूप से एक कुत्सित योजना बनाई कि 1 महीने में दिल्ली का विनाश कर दिया जाए। उसने सूचना कराई कि जो कोई सुल्तान का हितैषी है वह दौलताबाद की ओर प्रस्थान करे। जो कोई इस आज्ञा का पालन करेगा उसे अत्यधिक संपत्ति मिलेगी। कोई इसका पालन न करेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। जो कोई इसका पालन नहीं करेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में आग लगा दी जाए और सभी लोगों को नगर से बाहर निकाल दिया जाए। पर्दे वाली स्त्रियां तथा एकांतवासी सूफियों को उसने घरों से बाल पकड़कर निकाला गया। इस प्रकार वे लोग दिल्ली से निकले।
मेरे दादा भी उसी शहर में रहते थे। उनकी उम्र 90 वर्ष थी और एकांतवासी संत थे। वे कभी अपने घर से नहीं निकलते थे। वे पहले पड़ाव में ही मर गए, उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। सभी बूढ़े, युवक, स्त्री तथा बालक यात्रा करने के लिए विवश थे। बहुत से बालक दूध के बिना मर गए। अनेक लोगों ने प्यास के कारण प्राण त्याग दिए। उस काफिले में से अत्यधिक कठिनाई सहन करके केवल 10वां भाग ही दौलताबाद पहुंच सका। सुल्तान ने इस तरह एक बसा हुआ शहर नष्ट कर डाला। जब दिल्ली में कोई न रह गया तो सारे द्वार बंद कर दिए गए। सुना जाता है कि कुछ समय बाद अत्याचारी बादशाह ने आसपास के गांव वालों को बुलाकर दिल्ली में बसवाया। तोते और बुलबुले को बाग से निकालकर कौयों को बसा दिया गया। न जाने सुल्तान को किस प्रकार उन निर्दोष लोगों पर संदेह उत्पन्न हो गया कि उसने अनेक पूर्वजों की नींव उखाड़ डाली और आज तक उनकी संतानों के विनाश में तल्लीन है। आपके ध्यान में यह बात आ गई होगी कि मोहम्मद तुगलक की योजना के बारे में कुछ बातें ऐसी है जिस पर बर्नी और सामी दोनों इतिहासकार एक मत रखते हैं। जैसे सुल्तान ने लोगों को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दिया, पर दिल्ली से दौलताबाद जाने की घटना के बारे में बर्नी कई ऐसी बात लिखता है जो एसामी नहीं लिखता। जैसा बर्नी लिखता है कि सुल्तान अपने राज्य की राजधानी बीचों बीच बनाना चाहता था, इसलिए उसने लोगों को दौलताबाद भेजा। पर एसामी के अनुसार सुल्तान के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। एसामी के अनुसार सुल्तान लोगों को कष्ट देना चाहता था, इसलिए उसने दिल्ली खाली करवाई। यह हमारे लिए परेशानी की बात है। अब हम यह कैसे जाने कि सुल्तान के मन में वास्तव में क्या विचार था? इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसी कठिनाई बहुत बार हमारे सामने आती है। जो बातें दोनों लिखते हैं उसके बारे में तो हम सोच सकते हैं कि वह जरूर हुई होगी, पर जो बातें एक ही व्यक्ति कह रहा है कि उसके बारे में हम झट से यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वह जरूर हुई होगी। बीते हुए समय के बारे में जब इतिहासकार आज लिखते हैं तो वे अक्सर इस कठिनाइयों से जुड़े हैं। बीते समय के बारे में कुछ बातें तो पक्की तरह से कही जा सकती है, पर बहुत सी बातें के बारे में पक्की तरह से नहीं कही जा सकती। ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार अन्य स्रोतों को ढूंढते हैं। समय के साथ इतिहास को समझना। इतिहासकार इतिहास को समझने के लिए इससे समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट देते हैं। पिछली कक्षा में आपने इतिहास पढ़ी थी, उसमें प्राचीन समय के कई पक्षों का समावेश था। इस कक्षा में जो इतिहास आप पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। हमने ईसा की 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का आरंभ तथा 18वीं शताब्दी को उसका अंत मान लिया है। ऐसा क्यों? जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब आगे देखेंगे कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में काफी परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक नियम, धर्म, भाषा, कला इत्यादि जीवन के सभी क्षेत्रों को इस परिवर्तनों से प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के इतिहास में नया युग आरंभ हुआ। नए विचारों से समाज के सभी व्यक्ति एक साथ प्रभावित नहीं होते। यद्यपि भारत के इतिहास में कुछ परिवर्तन 8वीं शताब्दी से पहले ही आरंभ हो गए थे, पर देश के कुछ भागों में उसका प्रभाव कुछ समय के बाद ही अनुभव किया गया। इसलिए समान दृष्टि से देखते हुए हम कह सकते हैं कि नए विचारों की शुरुआत 8वीं शताब्दी से हुई और 18वीं शताब्दी आते आते फिर अनेक परिवर्तन दिखने लगे। इसी कारण हम मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग का आगमन लगभग 18वीं शताब्दी को मानते हैं। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में समाज में प्रायः नए नए परिवर्तन होते रहे। इस पुस्तक में आप पढ़ने जा रहे हैं कि उसकी तुलना पिछली कक्षा में पढ़ी गई बातों से करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो मैंने इसका प्लेलिस्ट पहले बना दिया है। थैंक यू सो मच।